नमस्कार, स्वागत है लॉ सिंप्लीफाइड में। लॉ सिंप्लीफाइड सोशल अम्ब्रेला फाउंडेशन का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम कानून और कानून से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। इतिहास के पन्नों में दबे हुए कुछ दिलचस्प केसेस और जजमेंट, साथ ही साथ मीडिया में हाईलाइटेड केसेस का विश्लेषण हम देश के जाने माने पॉलिसी मेकर, लॉ मेकर और लॉयर्स के साथ करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं जाने माने लॉयर श्री इकराम शर्मा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इससे पहले मैं उनसे बातचीत शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। आज हमारी चर्चा अयोध्या के वर्डिक्ट पर है। इसके साथ साथ हम हाथरस से जुड़े हुए केस पर भी चर्चा करेंगे। तो आजकल मीडिया में जो सबसे ज्यादा छाई हुई खबरें हैं उसमें बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट से संबंधित है, और मेरे साथ जुड़े हैं जाने माने लॉयर इकराम शर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और इनका अयोध्या मामले में बहुत ज्यादा मतलब हाथ है। मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे से उसको समझते हैं और हमें समझा सकते हैं। स्वागत है इकराम जी। धन्यवाद मैम भावना जी, धन्यवाद। बेसिकली मैं आपको परिचय दे दूं, जैसे आपने मुझे बोला, और अब मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, और इस विषय पे, ये बड़ा दिलचस्प विषय है, और पूरा हिंदुस्तान की जो जनता है एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के तौर पे और इमोशनली जुड़ी हुई है इस वर्डिक्ट पे रादर। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे विवरण में जो राम मंदिर के में हमारा काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, और हम लोग काफी इसमें बारीकियों से इसमें इन्वॉल्व रहे, और बड़ी खुशी की बात है कि एक वर्डिक्ट आया, ऐसा वर्डिक्ट आया जिसको देश की जनता, पूरा देश जो है वो उम्मीद कर रहा था, और काफी हर्ष से उसको सेलिब्रेट भी किया लोगों ने और एक्सेप्ट भी किया। तो जो ये वर्डिक्ट है इसमें कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है, और जबकि मैं अखबार में पढ़ रही थी। आप वो आपत्ति के बारे में पहले बताइएगा। भावना जी, ऐसा है, देखिए, जब दो विषयों पे लड़ाई होती है तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। यहाँ पे हार जीत कोई ऐसी नहीं थी, इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन हाँ, एक ईगो की लड़ाई थी, और ईगो की लड़ाई में एक पक्ष का जीतना और दूसरे पक्ष का हारना, मैं उसको हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य निकल के आया। और अगर आप बात करें वर्डिक्ट्स की, तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे दोनों पक्ष, चाहे विपक्ष था या पक्ष था, दोनों पक्षों ने जो कोर्ट के ऑर्डर को जो है माना, एक्सेप्ट किया, ये सबसे बड़ी जीत है। मेरा ये मानना है कि राम मंदिर का जो डिस्प्यूट हुआ, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया कोर्ट के माध्यम से, दोनों पक्षों ने उस वर्डिक्ट को माना, तो ये सबसे बड़ी जो है एक आप जुडिशरी की जीत है, और जुडिशरी के प्रति लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की जो आस्था है उसकी जीत है। बाकी रही बात, आपत्तियां रहती हैं, लेकिन अब मैं जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ उसके बाद जो राम मंदिर का कार्य शुरू हो गया, उसमें खुदाई शुरू हुई, और खुदाई के दौरान में बहुत सी ऐसी चीजें निकल रही हैं और निकली भी हैं, जिससे ये प्रत्यक्ष होता है, प्रमाण होता है कि वहां पे राम मंदिर जो है, या राम के जो अवशेष, या राम की जो चीजें हैं, मंदिर की जो चीजें हैं, वो निकल रही हैं। तो इससे और पुख्ता हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली ने जो फैसला किया, वो बड़ा सोच समझ के किया, और वो सही फैसला किया। आम लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसमें एविडेंस कहाँ तक मायने रखते हैं। जैसा कि मैं अखबार में पढ़ रही थी कि माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि आप लोगों ने फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स नहीं दिए हैं, और जो वीडियो दिए हैं वो क्लियर नहीं है। तो जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि एविडेंस के क्या मायने होते हैं। देखिए, आपने जो विषय लिया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, क्वेश्चन है भावना जी, क्योंकि जनता में असल में दो तरह के डिस्प्यूट रहे हैं, एक सिविल डिस्प्यूट रहा और एक क्रिमिनल डिस्प्यूट रहा। सिविल डिस्प्यूट का जो फैसला था वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया। सिविल डिस्प्यूट में सिर्फ ये था कि उसमें ओनरशिप का डिस्प्यूट था, कि राम मंदिर का जो अस्तित्व था वो था या नहीं था। तो उस अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सूट के माध्यम से डिसाइड किया कि वहां पे राम मंदिर का अस्तित्व था, लिहाजा जब राम मंदिर का अस्तित्व था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें परमिशन दी। तो ये तो हो गया सिविल मुकदमा, जिसमें कि ऑलरेडी ये फैसला होने के बाद कंस्ट्रक्शन और खुदाई का काम शुरू हो चुका है, मंदिर कार्य निर्माण का काम जल्दी से काम शुरू हो चुका है। अब इसके बाद दूसरी बात आई, जो अभी कल की बात है, जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ने के विषय में जो एक दो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें उस दो एफआईआर में एक एफआईआर जो थी वो कार सेवकों की थी,
और कार सेवकों में क्योंकि जिनके नाम नहीं थे, पते नहीं थे, एक मॉब जिसको कहते हैं हम लोग, वो मॉब के खिलाफ जो है एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था वो इलीगल तोड़ा गया था, उसको तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं था, और जिन्होंने तोड़ा उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसका फैसला कल सीबीआई कोर्ट ने दिया। उसमें एक दूसरी एफआईआर हुई थी जिसमें 49 एक्यूज जो थे उसमें एक्यूज लिए गए थे, लेकिन क्योंकि इस विषय को 28 साल हो गए थे कोर्ट में, 28 सालों में काफी लोगों जो आरोपी थे, उनके जो एक्यूज थे, उसमें काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो ये टोटल जो है उसके बाद 34 या 35 एक्यूज पर्सन रह गए थे। उनको कल फैसला दिया गया कि उनको बरी किया गया। वो तो जो बरी का केस था वो एक क्रिमिनल केस था, जिसमें उनपे ये आरोप लगाया गया था कि उनकी साजिश के कारण या उनकी कॉन्स्पिरेसी के कारण जो है ये मस्जिद जो है तोड़ी गई थी। और जिस एविडेंसेस की बात आप कर रही हैं भावना जी, मैं अब उस पर आना चाहूंगा कि कोर्ट ने जब बरी किया तो कोर्ट ने एक टिप्पणी दी कि प्रोसिक्यूशन, जिसको सीबीआई कहते हैं, सीबीआई प्रोसिक्यूशन में थी, प्रोसिक्यूशन का फर्ज था ये कि अपने जो भी दस्तावेज कोर्ट में लगाए हैं, जिन आरोपों को उन्होंने लगाया था मुलजिमों पे, उन आरोपों के साथ उनकी बुनियाद को, उनके दस्तावेजों को कोर्ट में उसको प्रॉपर ढंग से एग्जिबिट करा सके। लेकिन जब कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये इस बात का एहसास हुआ, इस बात का आभास हुआ कि प्रोसिक्यूशन का जो काम था वो नहीं हो पाया, और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे वो वीडियोग्राफी थी, चाहे वो आपकी न्यूज थी, रिटन में पेपर्स में न्यूज थी, वो उन्होंने आप एग्जिबिट नहीं करा पाए। और जब तक वो, देखिए एविडेंस की बात अगर हम करें ट्रायल पे, आप सिंपली एक पीस ऑफ पेपर हो जाता है, आप कोई भी दस्तावेज लगाते हैं तो वो एक पीस ऑफ पेपर हो जाता है, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर जब तक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल के दौरान में अगर उस चीजों को आप कोर्ट में एग्जिबिट्स नहीं करा पाते हैं या उनका एक प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, तो वो फिर पीस ऑफ पेपर ही रह जाता है अंत तक। अगर उन पीस ऑफ पेपर को आपने फॉलो अप करना है या उनके बेसिस पे उनको आपने एक जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे अगर काम करेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। और जो कल ऑर्डर हुआ उसके बेसिस पे ये क्लियर हो गया कि प्रोसिक्यूशन ने हैज फेल्ड, यानी कि उनका जो काम था वो उन्होंने पूरा ढंग से नहीं किया, और जब वो आक्षेप और आरोप जो लगे थे उनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट नहीं किया, इसी कारण से कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया। आपने बहुत ही सुलझे, सरल और आसान तरीके से लोगों को बताया, और जो लोगों के मन में, मतलब मैं ये नहीं कह रही पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम जनता की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो अखबार में या मीडिया में चल रहा होता है वो उसी को सत्य मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत की जो तथाकथित आत्महत्या थी, तो उसके बाद से 2 महीने से जो प्रिंट मीडिया है या खासकर टीवी मीडिया है, उस पे 2 महीने से वो गोल गोल बॉलीवुड के चारों तरफ ही चक्कर काट रहे हैं। उनकी जो सुई है वो रिया से कंगना, कंगना से जया जी, एंड फिर नारकोटिक्स और थाली में छेद और जाने क्या क्या। तो अभी फिर ये जो केस आया है हाथरस का, तो हाथरस रेप अपने आप में बहुत ही मतलब घृणित कार्य है। मैं ये कहना चाहूंगी, लोगों को बताना चाहूंगी कि इसको इतना आप आसान शब्दों में मत लें, जिस पे बीतती है वही इस चीज को समझता है। तो जो हाथरस वाला जो मैटर है, या अभी और जो केसेस आ रहे हैं लगातार हम सुन रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से बताइए। देखिए भावना जी, आपने जो विषय लिया ये वाला, ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, और इस समय अगर आप देखिए सारे न्यूज चैनल में ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। आपने जो एक और बात बोली कि जो इसको क्लैरिटी से और पॉलिटिक्स ना हो इन मामलों में, तो मैं आपकी बात से सहमत रखना चाहता हूँ कि देखिए आज जो भी दरिंदगी हुई, वो किसी भी बच्ची के साथ हुई या वो नारी शक्ति के साथ हुई, ऐसी दरिंदगी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी दरिंदगी होती है तो हमारे समाज के ऊपर एक ये धब्बा है, हमारी मानसिकता के ऊपर धब्बा है। हम लोगों को इसको हटाने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इतनी हो रही है इसमें, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे कोई भी हो, आज सारे के सारे विषय पे उसको जाना चाहते हैं। उनका सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है कि वो पीड़िता के घर पे जाना चाहते हैं, उनके परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, कोई पूछना चाहता हूँ उन सारे के सारे पॉलिटिशियन से कि आप वहां पे जाके क्या करेंगे।
आप राइट, आश्वासन देके क्या करेंगे? और अगर आपके जाने से, आश्वासन देने से आगे ये समस्याएं रुक जाती हैं तो आप जरूर जाइए। मेरा जी, आपसे सबसे यह निवेदन है हाथ जोड़ के कि और ब्रॉडर सेंस में आप बात कीजिए कि ऐसी चीजें समाज में दोबारा ना घटित हों। आप उसके लिए रिफॉर्म क्या कर रहे हैं? देखिए, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के केस के बाद जो है आप देखिए कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ, सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुए या क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स हुए, नई पोस्को एक्ट्स बने, नई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी। ठीक है, मान लिया कि ये सब चीजें आपने की, लेकिन आपने उस एंगल को देखा कि जब ऐसी पीड़िता के साथ ऐसा 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 ये हो जाता है, काम हो जाता है, तो उसके लिए ट्रायल कैसे देंगे? लेकिन आप लोगों ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसी नौबत क्यों आए। आप शिक्षा राइट, प्रणाली पे आप जो है आप फोकस कीजिए, आप फैसिलिटीज पे फोकस कीजिए, आप जो पुलिस की जो सिस्टम्स हैं उनको, मैकेनिज्म को वो कीजिए। आज बड़ी, देखिए मैं फिर बात बोलूंगा, पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी कि एक पीड़िता है, उसके घर में जाने के लिए आज पुलिस रोक रही है। क्यों रोक रही है पुलिस? आज अभी मैं न्यूज चैनल में देख रहा था कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जा रहे हैं। जी, मैं उनसे जी, पूछना चाहूंगा, क्यों जा रहे हो आप? जाके क्या जी, करोगे? दूसरी हम्म, बात, उनको जाने से रोका गया यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस क्यों रोक रही है? आज किसी के साथ भी अगर आप हमदर्दी जताने जाना चाहते हैं तो आप जाइए ना, आपको क्यों रोका? आप किसी को नहीं, यू आर बॉर्न इन ए फ्री कंट्री, फ्री इंडिया, राइट, लेकिन आपका एक्सप्रेशन का अधिकार है आपका। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि ये जो ऐसी बुराइयां, जो ऐसी क्रूरती है, जो इतना देखिए घृणित काम हो रहा है। देखिए, जी, रेप अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी पीड़ा है। उस जिस बच्ची के साथ ये होता है, जिसके साथ भी होता है, जिस नारी शक्ति के साथ भी होता है, ये ऑलरेडी उसके लिए जीवन भर का धब्बा है। ये उसके बाद उसकी आत्मा पे धब्बा है। देखिए, कुछ राइट, चीजें ऐसी होती हैं जो आप धो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा पे दाग लग जाता है वो नहीं धुल सकता। उसके बाद आप ये देखिए कि जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद उसके अंग को काटना, उसके शरीर के पार्ट्स को, जिसे कहते हैं आप टॉर्चर कर रहे हैं शरीर को। आप अभी न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि उसकी जीभ काट दी। कि आप ये देखिए कि ये तो एक तरह से हैवानियत है। और ये हैवानियत किस कारण से आ रही है समाज में? जो आप देखिए 15-20 सालों में जो चेंज आ रहे हैं, जो नई जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं या नई सोच में चेंज आ रहे हैं, वो देखिए कि ये चिंता का विषय है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम पे हमें फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो हमें संस्कारों के माध्यम से फोकस करना पड़ेगा, चाहे हमारे हमारे को सामाजिक तौर पे सोसाइटी के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंगारी। देखिए, अब वो वक्त नहीं है कि आप कैंडल लेके इंडिया गेट पे चले जाइए, प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए, उसमें सेल्फी लेके आप लोगों को दिखाइए कि हमने प्रदर्शन किया, हम इस पार्ट के हैं, हम इस पार्ट में इन्वॉल्व हैं, इसको न्याय जस्टिस मिलनी चाहिए, और उसके बाद आप खत्म हो जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं। बात यहाँ विषय ये है कि आप लोगों को ऐसी चीजें आगे भविष्य में ना हो। ये हिंदुस्तान में आप तरक्की तो कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता, आप देश में तरक्की कर रहे हैं, आप गाड़ियां, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संस्कार की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो आप बहुत पिछड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे किस्से जो अगर समाज में होते रहेंगे या जो हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समाज में आप भी, जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति समाज का अंग है, हर व्यक्ति जो है समाज में इन्वॉल्व है, चाहे वो माँ के रूप में उसके घर में और औरत है, चाहे उसकी बीवी के घर में बीवी के रूप में उसके औरत है, चाहे वो बहन के रूप में। तो नारी शक्ति का या नारी का होना परिवार में, समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी शक्ति के साथ, उसी अस्तित्व के साथ अगर ऐसा काम होगा भविष्य में, तो ये कहीं ना कहीं समाज के पतन की तरफ हम जा रहे हैं। ये हम जो है तरक्की के तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पतन के तौर पे जा रहे हैं। इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि मीडिया भी बहुत ही अजीब तरह की भूमिका निभा रहा है। अभी मेरे पास अभी अभी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया था, उसने न्यूज की कटिंग दी थी और उसने बोला था कि जिस लड़की का नाम मनीषा बताया जा रहा है और जिसकी फोटो दी जा रही है, वो एक्चुअली चंडीगढ़ की लड़की है जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। और ऐसे ही किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो बिना ये देखे, बिना ये जाने कि उसकी आप प्रिवेसी जो है वो उसका उल्लंघन कर रहे हो, उनकी फोटो डालना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मीडिया को कानून के बारे में पता होते हुए भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, मीडिया के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब ये आपने देखिए, ऐसे भावना जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरे ख्याल से, क्योंकि पेशे से वकील होने के साथ हमें ये पता है कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन समाज में लोगों को अभी इस बारे में जागरूकता नहीं है। जागरूकता ऐसे नहीं है कि अब आज की डेट में अगर आप मीडिया की बात करें या पुलिस ऑफिशियल्स की बात करें, तो कानून में ये माना जाता है कि उनको ये कानून पता है।
और ऐसे किस्से लगातार आते जा रहे हैं समाज में, तो ऐसा नहीं कि ये रैंडमली पहला किस्सा हुआ। हमें चिंता इस बात की है कि ऐसे किस्से लगातार आते जा रहे हैं जो इस समय देश के लिए एक अभिशाप है। और ऐसे कामों में जब आप रैंडमली आपके पास केसेस आ रहे हैं तो आप ताज्जुब, तो देखिए जो पीड़िता है उसका नाम डिस्क्लोज करना या उसका चेहरा डिस्क्लोज करना, कानूनन इसमें पनिशमेंट है, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रोसिक्यूशन की साइड से, पुलिस की साइड से ये काम नहीं किया जा रहा। आज क्यों नहीं पुलिस वाले जो हैं या पुलिस कंसर्न थाना जो है वो उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ या उन मीडिया चैनल्स के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर करती जो इस काम में जो पीड़िता का नाम ले रहे हैं या पीड़िता की फोटो लगा रहे हैं। और दूसरी चीज, आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि उस लड़की का रेप जो है वो बहुत गलत हुआ। किसी भी बच्ची का रेप नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चल रहा है। दूसरी चीज, उसका रेप हुआ, उसने जो पीड़ा और यातना सही, मीडिया उसको लगातार उस ढंग से दिखा रहा है। उसकी आप ये देखिए कि पीड़ा, आज वो बच्ची है नहीं, लेकिन अगर वो काश जिंदा होती और वो मीडिया को, न्यूज चैनल को देखती तो वो लगातार उसी ट्रॉमा को फिर से झेलती जो बार बार मीडिया दिखाता है। आज उनके दिल से, चलिए वो बच्ची नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स तो जिंदा है। आज उनके पेरेंट्स को जब वो न्यूज देखते हैं तो बजाय उनको हिम्मत बनने के या उनको सहानुभूति देने के बजाय मीडिया जो है उसको बार बार न्यूज इस ढंग से दिखाता है ताकि वो चीजें फिर से रिवाइव हो जाए, वो मेमोरीज जिसे कहते हैं जो पीड़ा वाली मेमोरीज हैं वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो वाकई में पेनफुल है और मीडिया को एक संयम रखना चाहिए ताकि, ठीक है आपका काम है, मीडिया का काम है समाज को एक नई दिशा दिखाना, नई राह दिखाना, लेकिन मीडिया आज जिस हिसाब से काम कर रही है वो एक लिमिटेशंस में उनको रहना चाहिए। जैसे एक हम लोग कहते हैं ना कि एक आपके, यू आर बोर्न इन ए फ्री कंट्री, आप आजाद हैं, लेकिन आपको आजादी के साथ साथ आपके कुछ नैतिक ड्यूटीज भी बनती है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला आया, लेटेस्ट फैसला है जो प्रशांत भूषण जी का जो फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का फाइन किया। वो 1 रुपए का फाइन जो था वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा फाइन था या बहुत छोटा फाइन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जताई पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि जी फाइन चाहे 1 रुपए का हो चाहे 10 लाख रुपए का, फाइन है पहली चीज। और उस अगर जजमेंट को अगर आप देखें तो उसमें एक साफ तौर पे जो फोकस किया वो फोकस ये किया कि ठीक है आप आजाद हैं, आप आजादी से सोचिए, आप आजादी से रहिए, लेकिन आपकी आजादी से दूसरे व्यक्ति की आजादी को परेशानी ना हो। उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र ये था। तो ऐसे मीडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर आप जो है, आप ठीक है फ्री हैं, आप वॉचडॉग हैं समाज के लिए, आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री, एक लिमिटेशंस आपको बहुत जरूरी है। उसको जब आप क्रॉस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है पीड़ा देगा ही देगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लॉयर्स को, डेविल लॉयर की जो भूमिका है उसको निभाते रहना पड़ेगा और समाज को जागृत करते रहना पड़ेगा। हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करना चाहेंगे, आपका समय लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपने एक जो हनुमानगढ़ी हमें ले जाने का प्रॉमिस किया वो मैं यहाँ सबके सामने फिर से दोहराना चाहती हूँ। नहीं, आपको देखिए हनुमानगढ़ी, जैसे हमने कहा कि हम लोग ऑलरेडी अयोध्या के मामले में और अभी कृष्ण जन्मभूमि के मामले में बहुत सी चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इसी सबके सामने आश्वासन देता हूँ, आपको क्या जो भी सुन रहा है उनको सबको आश्वासन दूंगा कि कभी भी आप अयोध्या जाएं और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहें, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि वीआईपी दर्शन, लेकिन हाँ बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपको, ये मेरा वादा रहा आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये एक अच्छा डिस्कशन हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।